अब प्रवासियों के अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को अमेरिका की नागरिकता हासिल करने के लिए वो ही सभी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी जो दूसरे प्रवासियों को अपनानी पड़ती हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा किस देश का नागरिक होगा। ट्रंप के फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप के बयान से अमेरिका और रूस के बीच बढ़ा तनाव। इजरायली सेना चीफ का इस्तीफा, नेतन्याहू पर बढ़ा संकट। हिंदुस्तान को धमकी दे रही है बांग्लादेश की सरकार। चलते चलते में देखेंगे पाकिस्तान में पतंग पर प्रतिबंध को। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप लॉ यानी जन्म सिद्ध अधिकार कानून को रद्द कर दिया है। इसका असर अमेरिका में मौजूद लाखों बच्चों की नागरिकता पर पड़ेगा, जिनका जन्म भले ही अमेरिका में हुआ है, लेकिन उनके माता पिता वर्क वीजा पर वहाँ हैं। अमेरिकी संविधान में हुए 14वें संशोधन के मुताबिक जन्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है। यानी देखा जाए तो अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा अपने आप ही अमेरिका का नागरिक बन जाता है, भले ही उसके माता पिता की नागरिकता कुछ भी रही हो। अब माना जा रहा है कि इसका असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। अमेरिका में सबको बराबरी का अधिकार देने के मकसद से ये संविधान संशोधन 1868 में लागू हुआ था। काफी समय से राजनीतिक दल अवैध प्रवासियों और घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठा रहे थे। खास तौर पर ट्रंप इसके सख्त खिलाफ थे। नए आदेश के मुताबिक अगर जन्म के साथ किसी बच्चे को अमेरिका की नागरिकता चाहिए तो उसके माता या पिता में से एक का अमेरिकी नागरिक होना अनिवार्य होगा। साथ ही दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए या किसी एक का अमेरिकी सेना में होना जरूरी है। ट्रंप का कहना है कि यह आदेश बर्थ टूरिज्म और अवैध प्रवासियों को रोकने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। नागरिकता हासिल करने के मकसद से प्रवासी अमेरिका जाकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जिससे बच्चे को खुद ही वहां की नागरिकता मिल जाती है। आदेश में कहा गया है कि अमेरिका में जन्मे उन्हीं बच्चों को अमेरिका की नागरिकता दी जाएगी जिनके माता पिता से कोई एक अमेरिकी नागरिक हो या उनमें से किसी के पास ग्रीन कार्ड। 2023 में 59,000 भारतीयों को अमेरिका की नागरिकता हासिल हुई है। बीते वर्षों में यहाँ रहने वाले 48 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिकी समुदाय के कई बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है, लेकिन अब ट्रंप के आदेश के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। अब ऐसे बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल पाएगी जो अमेरिका की जनसंख्या में अब तक ग्रीन कार्ड या फिर H-1B वीजा के इंतजार में रह रहे भारतीयों के बच्चों को मिल जाती थी, क्योंकि उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। लेकिन इस कानून को खत्म करने को लेकर ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसकी वैधता सवालों के घेरे में है। 14वां संशोधन अमेरिकी संविधान का हिस्सा है और इसके प्रावधानों को बदलने के लिए आमतौर पर एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जो लंबी और कठिन होती है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने कार्यकारी आदेश का उपयोग करके एक तरफा रूप से जन्म सिद्ध नागरिकता को समाप्त नहीं किया है। कानूनी विशेषज्ञ पहले से ही संघीय न्यायालयों में आदेश के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जन्म सिद्ध नागरिकता को बरकरार रखा है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम आर्क यानी कि 1898 का ऐतिहासिक मामला भी शामिल है। इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि गैर नागरिक माता पिता से यूएस में पैदा हुआ बच्चा अभी भी यूएस का नागरिक है। ट्रंप के कार्यकारी आदेश के खिलाफ तर्क ये है कि ये संशोधन प्रक्रिया का पालन किए बिना संवैधानिक गारंटी को रद्द नहीं कर सकता है, जिसके लिए कांग्रेस में बहुमत और राज्यों में 2/3 वोट की आवश्यकता होगी। फिर भी इस आदेश से कानूनी लड़ाई भड़कने की संभावना है, जो सालों तक चल सकती है, जिससे प्रभावित लाखों लोगों के लिए अनिश्चितता पैदा हो सकती है। अब बात करेंगे अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती तल्खी की। करीब 3 साल से ये लड़ाई चल रही है। अमेरिका इस लड़ाई में यूक्रेन की मदद कर रहा है और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन जंग पर बातचीत के लिए तैयार नहीं होते हैं तो अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाएगा। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने इस जंग के लिए सीधे सीधे जो बाइडेन को ही जिम्मेदार बता दिया। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में जंग कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ भयंकर स्थिति है, लाखों लोगों की जान जा रही है। अगर अमेरिका में एक सक्षम राष्ट्रपति होता तो ये जंग कभी नहीं होती। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा नहीं होता। मेरे कार्यकाल में रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। अब ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन युद्ध को लेकर व्लादिमीर पुतिन बातचीत की टेबल पर नहीं आते हैं तो हम रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से किसी भी समय मिलने के लिए तैयार हैं। ट्रंप के बयान पर रूस से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये साफ है कि पुतिन इस तरह की धमकी के आगे झुकने वाले नहीं हैं,
क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका और यूरोप की तरफ से रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन पुतिन एक कदम भी पीछे हटते नहीं दिखाई दिए हैं। इस बीच ये खबर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन जंग को खत्म करने और नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधों को लेकर बातचीत की है। जिनपिंग और पुतिन ने वीडियो कॉल के जरिए 1 घंटे 35 मिनट तक बातचीत की। दोनों ने रूस और चीन के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का प्रस्ताव भी रखा। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि रूस अमेरिका के साथ सम्मानजनक रिश्ते रखना चाहता है। साफ है, ट्रंप को लेकर रूस के तेवरों में किसी तरह का बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात इजराइल के पीएम की बढ़ती मुश्किलों की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। हमास के साथ युद्ध विराम समझौते का घर में ही जबरदस्त विरोध हो रहा है। हमास युद्ध विराम समझौते को अपनी जीत बता रहा है, तो इजराइल में इसे हार की तरह देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इजराइल ने बार बार हमास को पूरी तरह खत्म करने की कसम खाई थी, लेकिन गजा की जमीन पर हमास अभी भी मजबूत दिखाई दे रहा है। इजराइल अपने युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहा है। कई इजरायली नेता भी इस समझौते को अपनी हार मान रहे हैं। और अब इजराइल के आर्मी चीफ हर्जी हवेली ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने कहा कि उनकी विफलताओं का नतीजा था, जिस कारण से इजराइल पर हमला हुआ और लोग बंधक बना लिए गए थे। भारी सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी लेते हुए हवेली ने 6 मार्च को इस्तीफा देने की बात कही है। इजराइल में लंबे वक्त से उनके इस्तीफे की उम्मीद की जा रही थी। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए हवेली ने कहा कि वो 7 अक्टूबर के अटैक मामले में इजराइल रक्षा बलों की जांच पूरी करेंगे और सुरक्षा चुनौतियों के लिए IDF की तैयारी को मजबूत करेंगे। अभी स्पष्ट नहीं कि हवेली के इस्तीफे के बाद इजराइल का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो पहले से नामित उत्तराधिकारी को आर्मी चीफ का पद सौंप देंगे। आर्मी चीफ के साथ IDF साउदर्न कमांड के हेड मेजर जनरल यारोन फिंकेलमैन ने भी अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। यानी एक ही दिन में सेना के 2 बड़े अधिकारियों का इस्तीफा नेतन्याहू सरकार का संकट बढ़ाता दिखाई दे रहा है, जो 1.5 साल बाद भी बंधकों को आजादी नहीं दिला पाए। दरअसल जिस तरह से आर्मी चीफ ने पूरे मामले की जांच की मांग की है, उससे नेतन्याहू चिंता में दिखाई दे रहे हैं। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 के हमले को लेकर जांच की मांग की जा रही है, जिसमें 1200 नागरिकों की जान गई थी। करीब 250 लोग बंधक बना लिए गए थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी पहले इसकी जांच के पक्ष में थे और अपने बयानों में कहते रहे थे कि इसकी जांच होगी। हालांकि अब बताया जा रहा है कि वो हमास के हमले को लेकर अपनी ही सरकार की जिम्मेदारी तय करने वाली जांच शुरू करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन आर्मी चीफ के इस्तीफे और अपनी विफलताओं को स्वीकार करने के बाद अब नेतन्याहू के इस्तीफे का दबाव भी बढ़ने लगा है। अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आनन फानन में भारत आ गई, जिसके बाद से बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। वहां की अंतरिम सरकार भारत सरकार से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करती रही है और अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने शेख हसीना को वापस लाने को लेकर भारत को धमकी दी है। बांग्लादेश ने कहा है कि शेख हसीना को वापस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का इस्तेमाल कर सकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि वो पूर्व पीएम शेख हसीना को भारत से वापस लाने की अपनी कोशिश जारी रखेगी और रेड अलर्ट पहले ही जारी किया जा चुका है। अगर जरूरी हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की भी मांग करेगा। कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि हमने प्रत्यर्पण के लिए एक पत्र लिखा है। अगर दिल्ली से हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार किया जाता है तो ये दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन होगा। इससे पहले ढाका ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए नई दिल्ली को एक राजनयिक नोट भेजा था, लेकिन हिंदुस्तान ने हसीना के प्रत्यर्पण के बांग्लादेश के अनुरोध का जवाब ही नहीं दिया था। इसके अलावा शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद उनके खिलाफ अनगिनत केस लाद दिए गए हैं। बता दें कि बांग्लादेश में बीते साल छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, जिससे हिंसक रूप ले लिया था। रिजर्वेशन के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन बेकाबू होने के बाद शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर भागकर हिंदुस्तान आ गई थी। तब से वो यहीं रह रही हैं, जिसके बाद से बांग्लादेश और हिंदुस्तान में टकराव बढ़ता ही जा रहा है और अब यूनुस सरकार की तरफ से धमकी दी गई है। यूनुस सरकार के इस कदम से दोनों देशों के बीच पहले से खराब रिश्ते और तल्ख हो जाएंगे। अब चलते चलते में बात पाकिस्तान के पंजाब में पतंग उड़ाने पर लगी रोक की। पाकिस्तान के पंजाब में पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले पंजाब सूबे की विधायिका ने 21 जनवरी को पतंग उड़ाने पर स्थायी रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया। पंजाब सूबे की विधायिका द्वारा पारित कानून में पतंग उड़ाने वालों और पतंग निर्माताओं के लिए कारावास की सजा की अवधि बढ़ाने और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने ये कदम दशकों पुराने वसंत त्योहार से पहले उठाया है।
बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हों। इससे पहले पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध सबसे पहले 2005 में सूबे की राजधानी लाहौर में लगाया गया था। उस समय पतंगबाजी के दौरान मांझे से कम 11 लोग घायल हो गए थे और अब इस कानून के जरिए प्रतिबंध का दायरा लाहौर से बढ़ाकर अन्य शहरों तक किया जा रहा है। नया कानून वसंत त्योहार से पहले सूबे में प्रभावी होगा, जिसमें पतंग उड़ाकर वसंत का स्वागत करने की परंपरा है। बता दें कि सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के विधायक मुजद्दबा शुजा उर रहमान ने पंजाब विधानसभा में विधेयक पेश किया, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया। विधेयक के मुताबिक कानून का उल्लंघन कर पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल तक कारावास और 20 लाख पाकिस्तानी रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। रहमान ने कहा कि पतंग और मांझे के निर्माताओं को कानून के तहत 7 साल तक कारावास और 50 लाख पाकिस्तानी रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसे में पंजाब सरकार का ये कानून सुर्खियों में बना हुआ है कि पतंग लगाने पर इतना भारी जुर्माना लगाना भी सवाल खड़े कर रहा है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।